जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कल्पाक्ष के डेली करंट अफेयर्स सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं 24 जून 2025 के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जो यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग जैसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं आज की सुबह के एक पॉपुलर कोट के साथ जो कहता है दैट इफ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। अगर आप अपना मन बदल सकते हैं, आप अपना जीवन बदल सकते हैं। शुरुआत इसी से होती है। अगर हम ठान ले कि हम कुछ कर दिखाएंगे तभी जाकर एक जिद अगर हमने पाई है, उस जिद से ही हम इस जमाने को बदल सकते हैं। तो पहले कुछ पाने से पहले हमें मन को बदलना आवश्यक है। सो इफ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। आज के पहले करंट अफेयर की तरफ बढ़ता है। एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बनता है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो फ्रिक्वेंटली न्यूज में है, वो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। किन दो बॉडीज को या लैंड एरियाज को कवर करती है, वाटर बॉडीज को कवर करती है। सामरिक महत्व के कारण अक्सर समाचार में रहने वाला हॉर्मुज जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ता है? रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशियन। वर्तमान परिदृश्य में यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां एक तरफ आप इजराइल और ईरान का युद्ध देख रहे हैं, उस इजराइल ईरान युद्ध के कारण ही ये जो पूरा क्वेश्चन है ये न्यूज में आता है। जहां इजराइल और ईरान का जब बैटल चल रहा है, तब ईरान के जो पार्लियामेंट है उसने ये अनाउंसमेंट करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल जो है वो अपने अटैक्स नहीं रोकता तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसे क्या कर देगा, बंद कर देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान के जो लोअर कोस्ट वहां पर सिचुएटेड है, जहां वो एक साइड यूएई और दूसरे ईरान वाले हिस्से को बीच में जोड़ता है। अब यहाँ पर एक तरफ जो है वो पर्शियन गल्फ है और दूसरी तरफ गल्फ ऑफ ओमान है। यहाँ से विश्व का लगभग 40% ऑयल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इसी ट्रेड रूट से होता है, इसलिए स्ट्रेटेजिकली काफी महत्वपूर्ण है, बाकी देशों के लिए भी, साथ साथ भारत के लिए। तो अगर पूछा जाए कि कौन दोनों से एरिया को जोड़ता है, तो एक तरफ ये गल्फ ऑफ ओमान और दूसरी तरफ ये पर्शियन गल्फ जो है इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दैट द पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। इसी तरह से आज ये जो ईरान का जो युद्ध चल रहा है, इसी से लेकर आज एक और सुबह बड़ी खबर आई, जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया और कहा कि कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन, 12 दिन के युद्ध के बाद में इजराइल और ईरान के बीच में एक सीज फायर जो है वो कंप्लीट हो गया। ऑल्दो ये बात शायद उन्होंने ईरान को नहीं बताई। ईरान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ जारी कहा है कि भैया ऐसा कोई भी सीज फायर एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये पहली बार नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के समय भी ऐसा ही एक क्लेम किया था। ऐसे अमेरिकन चैनल्स उनके लिए एक लाई मीटर चलाते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को झूठ को काउंट करना एक बड़ा हिस्सा हो जाता है। ऑल्दो ईरान ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस ट्वीट पर दिया और उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल जो है वो ईरान पर अटैक बंद कर देगा तो ईरान भी इजराइल पर कोई नया अटैक नहीं करेगा। वो इस बात को तो पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है कि दोनों बॉडीज में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप की शुरुआत जो हुई है वो एक बड़े झूठ के साथ हुई, जिसमें उन्होंने 12 दिन के युद्ध को खत्म करने की बात कही। शायद डोनाल्ड ट्रंप जो नोबेल पीस प्राइज है उसको लेकर काफी चिंतित है। नोबेल प्राइज काफी न्यूज में आ रहा है, यहां से भी सवाल आप लोगों के लिए बन सकता है। तो एक सवाल चलो आज दे ही देते हैं कि कौन सी बॉडी है जो नोबेल पीस प्राइज है वो जारी करती है, और लास्ट रेसिपेंट जो है वो नोबेल पीस प्राइज का कौन हुआ था? आपके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि पाकिस्तान भी इस बात की वकालत कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दे देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। एक क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इन 2025 व्हाट इज इंडियाज रैंक? ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो आया 2025 का, उस आधार पर भारत का स्थान इसमें कौन सा है? 4th, 10th, 15th या 20th? अगर क्लियर हो, अगर आपको इस चीज के बारे में आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर इस चीज के आधार पर देखा जाए तो ये एक ऐसा रैंक है जो क्लाइमेट परफॉर्मेंस को क्या करता है, शो करता है। ये वर्तमान में भारत का जो पहले इंडेक्स हुआ करता था वो 2024 में 7 था, और अब की बार इसमें एक गिरावट हमने देखी है, और वो हम कौन सी पोजीशन पे आए हैं? 10th पोजीशन पे आप पहुंचे। फिर भी G20 स्टेट्स जो है उनमें हम यूके के साथ में, यूनाइटेड किंगडम के साथ में टॉप परफॉर्मर बने हुए हैं। इस आधार पर अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट की इंडिया जो है वो
10th रैंक पर आता है किसमें, आपका जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें। इंडेक्स से जुड़े क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता है, फिर वो रेलवे के एग्जाम हो, पीएससी के एग्जाम हो या यूपीएससी की, कई बार हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। Which ministry publication division is responsible for publication of a book that is Wings of Our Hope Volume 2 और हिंदी में आशाओं की उड़ान कांड 2? किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशन विभाग विंग्स टू ओवर होप्स खंड फर्स्ट और आशाओं की उड़ान खंड 2 का क्या किया है, प्रकाशन किया है? ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कल की न्यूज में रहा, जो पीआईबी से लिया गया है। कल जो भारत के राष्ट्रपति और भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने एक नई बुक का पब्लिकेशन किया जिसका नाम है आशाओं की उड़ान और विंग्स ऑफ आवर होप्स। ये जो विंग्स ऑफ आवर होप्स है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जितने भी भाषण दिए हैं उनमें से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को लेकर एक संकलन जो है वो किया गया है। इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले पिछले वर्ष इसका जो 2024 में पहला संकलन जारी किया गया था। अच्छा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे किसको हैंडओवर किया है, राष्ट्रपति भवन में हैंडओवर किया है। इसका पब्लिकेशन जो है वो कल्चरल सेंटर में हुआ, जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के जो मिनिस्टर है वो भी यहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन के आधार पर अगर बात किया जाए तो इसका पब्लिकेशन का जो जिम्मेदारी है वो डिपेंड करती है किस पे, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जो है उसके ऊपर। इस आधार पर अगर इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश किया जाए तो कहा जाएगा दैट द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का जो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट होता है वो राष्ट्रपति की इन चीजों को क्या करता है, पब्लिश करता है। इसी से जुड़े कुछ और क्वेश्चन भी बनता है। जैसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसका संकलन है, किस इसके अंदर किन किन चीजों को कवर किया गया है, तो ये द्रौपदी मुर्मू की जो भी भाषा या स्पीच है उनको इसमें कवर किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच कंट्री वाज रैंक्ड एज द मोस्ट पीसफुल इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? अभी कुछ दिन पहले की ही बात, मतलब परसों कल की ही बात है कि भारत एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, उसके द्वारा एक सूचकांक जारी किया गया जिसे कहा गया ग्लोबल पीस इंडेक्स। उसमें पूछा गया कि कौन सा ऐसा देश है जो सबसे शांतिपूर्ण देश के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर देखने से पहले इस बात को समझ ले कि ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है ये पीस 3 फैक्टर्स पर बेस्ड होता है, जिनमें पहला होता है सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दूसरा होता है द एक्सटेंट ऑफ ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, और तीसरा होता है डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन। इन 3 डायमेंशंस पे निकलकर आता है आपका क्या, ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसको निकालने का काम कौन करता है? इसको निकालने का काम करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। सेकेंड, वर्तमान में भारत की रैंक अगर देखी जाए 2025 में तो इंडिया स्टेट ऑन 115। इसके नेबर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की बात की जाए तो 144, 123 और 158 रिस्पेक्टिवली ये लोग क्या है स्थित। मतलब अफगानिस्तान, हमारे पड़ोसियों में सबसे बेकार हालत जो है वो अफगानिस्तान की। वहीं अगर टॉप 5 नेशंस के बारे में बात किया जाए तो उसमें सबसे ऊपर कौन आता है, तो उसमें सबसे ऊपर आता है आपका आइसलैंड जो है उसका नाम है। और सबसे वर्स्ट की बात कर दी जाए तो उसमें यूक्रेन और रशिया जो है वो सबसे वर्स्ट स्थिति पा रहा है, जिसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी है जो रवांडा के साथ एक युद्ध में चल रहा है, जब मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हो चुकी है पिछले 2 से 3 डिकेड्स में वहां के रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण। इस आधार पर अगर इस क्वेश्चन का, अच्छा इसमें कितने टोटल देशों को इंक्लूड किया गया है, तो 163 नेशंस इसमें क्या किए गए, शामिल किए गए, जिस आधार पर ये इंडेक्स जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। सो ये जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी, इस आधार पर अगर करेक्ट आंसर देखा जाए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, सो करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि आइसलैंड जो है वो आपका सबसे जो शांतपूर्ण शहर वो आता है। आइसलैंड के बाद आयरलैंड आता है, फिर ऑस्ट्रिया और फिर न्यूजीलैंड का जो नंबर है वो इस टॉप 5 रैंकिंग्स में देखा जाएगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेम इसी ग्लोबल पीस इंडेक्स से जुड़ा हुआ है और ये कहता है कि विच रीजन वाज आइडेंटिफाइड एज द लीस्ट पीसफुल इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स में किस क्षेत्र को सबसे कम शांतिपूर्ण रूप में पहचाना गया है? सबसे कम शांतिपूर्ण रहा है अफ्रीकन रीजन, ठीक है, जिसके आधार पर कहा जाता है तो मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन, जहां लगातार क्या है वॉर देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन रीजन जिसे मीना के नाम से जाना गया, ठीक है, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका वाला जो पार्ट है, इसमें कौन कौन से एरिया इसमें इंक्लूड होते हैं दोस्त? इसमें यमन वाला एरिया आपने देखा है, सुडान जो है वो सुडान भी इसी के अधीन आता है, ईरान इराक वाला एरिया, गाजा स्ट्रिप जो है वो भी इसी एरिया के अंदर आती है, वही आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ गया,
रवांडा जो है वो भी यही है। ये वो सारा एरिया है जो लगातार पिछले कई समय से वॉर में है या फिर ऐसे डिस्प्यूट जो है उन डिस्प्यूट को देख रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्वेश्चन नंबर 6 सेज व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स। 2024 का जो ग्लोबल पीस इंडेक्स आया था उसमें भारत का जो रैंक था वो 116 पोजीशन पे था। वर्तमान में भारत का जो रैंक है वो 115 है, 115वीं रैंक पर भारत है 163 देशों में। स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं है, स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि 163 नेशंस में आप 115 पोजीशन पे है, मींस आप टॉप 50 से ऊपर है। आप उन देशों में जहां सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी वाली कैटेगरी आती है, परंतु फिर भी पिछली बार से सुधार है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में भारत में ऐसा सुधार देखने को मिल सकता है। भारत किसी वॉर में जनरली है नहीं, हाँ लगभग बड़ा एरिया शांत है। हाँ फिर भी मणिपुर से लेके हर स्टेट में कुछ ना कुछ इश्यूज जो है भारत में वो बने हुए हैं। इनको लेकर क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनको लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं कि भारत में अशांति की प्रमुख वजह क्या है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि ऐसे कौन से कारण है जिस कारण से भारत में जो शांति है वो लगातार हम क्या देखते हैं, डिस्टर्ब्ड मैनर में देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। Which two ministries jointly launched a scheme, the Navya initiative for skill adolescent girl under Viksit Bharat 2047? विकसित भारत 2047 के तहत किशोरियों के लिए नव्या पहल किन दो मंत्रालयों को संयुक्त रूप से शुरू की? बेसिकली ये पहल का ऑफिशियल स्टार्टमेंट आज होने वाला है, 24 जून को होने वाला है, ठीक है। पर कल मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने इसको लेकर एक पब्लिकेशन जो है वो जारी किया था। आइए नव्या स्कीम के बारे में जानते हैं। सो इन द लाइन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स विजिट ऑफ विकसित भारत, गवर्नमेंट ने वुमेन एम्पावरमेंट का एक कमिटमेंट जो है वो जारी किया और इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट MWCD और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट क्या किया है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम रखा है नव्या। नव्या नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग। ये फुल फॉर्म आप लोग याद कीजिएगा कि नव्या का फुल फॉर्म क्या है। नव्या का फुल फॉर्म है नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ यूथ एडोलसेंट। ठीक, 24 जून आज के दिन इसको सोनबरा उत्तर प्रदेश से लागू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का एम है 16 से 18 ईयर की जो लड़कियां हैं उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देना, मतलब जो नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स होती हैं, इन्हें पार्लर या पार्लर के अलावा ऐसी चीजें जहां अगर ये जॉब या आगे की स्टडी नहीं भी करे तो इनको एक करियर ऑप्शन इनके पास हो। क्योंकि भारत में एक बड़ा समस्या है हायर एजुकेशन का कि कई बार रूरल एरियाज में कई सारे इश्यूज के कारण, कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण लड़कियों को आगे पढ़ाया नहीं जाता। उसमें शादी भी एक रीजन बन जाता है। तो उनको उस लेवल पर पहुंचाना कि वो अगर आगे नहीं भी पढ़ पाए तो 16-18 साल के बाद में वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दे। इसी के लिए नव्या नाम की जो स्कीम है इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया। इस डिस्क्रिप्शन के आधार पर अगर पहले क्वेश्चन का आंसर देखा जाए कि किन दो मंत्रालय ने इसे शुरू किया है, तो एक है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। इन दोनों का ये जॉइंट फॉर्मेशन है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है नव्या स्कीम से कि इसमें आयु वर्ग क्या रखा गया है, गर्ल जो टारगेट की जा रही है उनकी एज क्या है। तो अभी हमने बात की कि एडल्सेंट इन द सेंस जो 16 से 18 साल वाला ग्रुप होता है उसे उस कैटेगरी में रखा जाता है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन, which person was named new chairperson of National Human Rights Commission in June 2025? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो उसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो NHRC जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में भारत में काम करता है और इसके अध्यक्ष के रूप में जस्टिस अरुण मिश्रा जो है उनको अपॉइंट किया गया है। तो ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस जो है ये लगभग हर एग्जाम में बनता है। जो रेलवे के एग्जाम देने जा रहे हैं, जो SSC के एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सो ह्यूमन राइट जो कमीशन है उसका चेयरपर्सन बनाया गया है जस्टिस अरुण मिश्रा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which game was recognized with the Apple Design Award for Innovation in June 25? बैंकिंग के लिए इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पूछे जाते हैं, जनरली करंट अफेयर बेस्ड है। सो इस आधार पर अगर देखा जाए कि कौन सा गेम जो है उसे क्या दिया गया, एप्पल डिजाइन अवार्ड से नवाजा गया। तो बेसिकली ये गेम है द PGBay द म्यूजिकल।
ठीक है, द बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। एक म्यूजिकल गेम है जिसको क्या दिया गया, एप्पल का एक्सीलेंस अवार्ड जो है डिजाइन में वो मिला है। तो बैंकिंग के लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आज के इस सेशन में 10 ही क्वेश्चन है। ये वो एरिया था जो हमने आप लोगों को बताया। आज एट द लास्ट हम एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से, दैट व्हाट इज द प्राइमरी प्रोपल्शन सिस्टम यूज्ड इन द ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल के उपयोग की जाने वाली प्राथमिक प्रयोजन प्रणाली क्या है? सॉलिड रॉकेट बूस्टर, ठोस रॉकेट बूस्टर, रैमजेट इंजन, टर्बोजेट इंजन या स्क्रैमजेट इंजन। का सही जवाब क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस सेशन को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं उनको कमेंट बॉक्स में रखिएगा। इसे किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है अगर आपको लगता है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।